हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर में हमने एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई के बेसिक फंडामेंटल्स के बारे में डिस्कस किया और हमने एग्रीगेट डिमांड को बड़ा ही अच्छे से समझा भी सही। हम एग्रीगेट डिमांड के बारे में अब एक बात जानते हैं कि हम एग्रीगेट डिमांड को हमारे एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर के फॉर्मेट में देखते हैं। कहने का मतलब ये है, हम अब ये समझ चुके हैं कि जो हम खर्च करने को तैयार हैं वही हम मार्केट में डिमांड क्रिएट करने के लिए भी तैयार है। फिर हमने एग्रीगेट डिमांड के बिहेवियर को इनकम के कॉन्टेक्स्ट में समझा। इनकम और एग्रीगेट डिमांड का रिलेशन हमने देखा, डायरेक्ट रिलेशन होता है। हमने उसका थोड़ा सा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी देखा और हमने एग्रीगेट डिमांड और इनकम के बीच का रिलेशन ग्राफ पे प्लॉट करके देखा, जिससे कि हमको ये पता लगा, एक कर्व हमको मिला जिससे हमको पता लगा कि एक समय तक एग्रीगेट डिमांड इनकम के ऊपर होता है, वो नेगेटिव सेविंग का टाइम होता है। फिर एक इक्विलिब्रियम पॉइंट आता है और उसके बाद से इनकम एग्रीगेट डिमांड के ऊपर चली जाती है और इकोनॉमी में सेविंग्स का आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है ना। अब हम आगे बात करते हैं, हम एग्रीगेट सप्लाई के बारे में अब थोड़ा डिस्कशन करते हैं। एग्रीगेट सप्लाई जैसे एग्रीगेट डिमांड में हमने एक्सपेंडिचर को बेस बनाया था, वैसे ही एग्रीगेट सप्लाई जो है वो इनकम को रिप्रेजेंट करती है। कहने का मतलब ये है, जितने भी प्रोड्यूसर्स जो कि गुड्स या सर्विसेज मार्केट में बेचेंगे उनको इनकम होगी। तो जैसे हमारी एग्रीगेट डिमांड हमारे एक्सपेंडिचर के बराबर होती है, हमारी एग्रीगेट सप्लाई हमारी इकोनॉमी की इनकम के बराबर होती है। अरे भैया, कोई भी इकोनॉमी वही तो कमाएगी जो वो बेचेगी। इकोनॉमी के सारे सेलर्स जो कमाएंगे, जो उनकी इनकम होगी, वो उनकी सप्लाई के इक्वल ही होगी। क्योंकि मैं आपको डिमांड के वक्त ही बता चुका हूं, हम क्वांटिटीज की बात कर ही नहीं रहे, हम बात किसकी कर रहे हैं? अमाउंट की बात कर रहे हैं, वैल्यू की बात कर रहे हैं। तो एग्रीगेट सप्लाई का मतलब होता है जो प्लान्ड प्रोडक्शन है, जो हमारी प्लानिंग है प्रोडक्शन करने की, प्रोडक्शन करके जो हम कमाने वाले हैं, बेचकर जो हम कमाने वाले हैं, वो हमारी एग्रीगेट सप्लाई की वैल्यू होती है। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, याद रखना, एग्रीगेट डिमांड मतलब प्लान्ड एक्सपेंडिचर ऑफ द इकोनॉमी। अब ये खर्चा करने वाले लोग हाउस होल्ड हो सकते हैं, मैं एग्रीगेट डिमांड की बात कर रहा हूं वापस। ये जो खर्चा करने वाले लोग हैं ये हाउस होल्ड हो सकते हैं, प्रोड्यूसर्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट हो सकती है, और इसके अलावा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी इसके अंदर रोल आ सकता है अगर इकोनॉमी ओपन इकोनॉमी है तो। इसी तरीके से जो एग्रीगेट सप्लाई है, इसमें अब हाउस होल्ड की इनकम तो आएगी नहीं, वो तो प्रोड्यूसर्स होते नहीं है। ठीक है, तो जितने भी प्रोड्यूसर्स, गवर्नमेंट्स या एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स गुड्स एंड सर्विसेज को प्लान करके बेच कर कमाना चाहते हैं, वो एग्रीगेट सप्लाई में शामिल होता है। एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू एग्रीगेट डिमांड, इनकम इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई। क्लियर है? नाउ ये भी एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर ही देखा जाता है, इनकम को भी अकाउंटिंग ईयर कंसेप्ट पे देखा जाएगा, क्योंकि हमने एक्सपेंडिचर को भी अकाउंटिंग ईयर कॉन्सेप्ट पे ही एनालाइज किया था। देन इनकम ऑफ द सप्लायर टोटलिटी में ली जाती है, हम इंडिविजुअल्स की इनकम की यहाँ बात नहीं करते। मैंने आपको बता दिया एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू वाई। तो टोटल प्रोडक्शन आ गया, अकाउंटिंग ईयर की बात हमने कर ली, सब सारे सप्लायर्स का टोटल देखा जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट बात जो मैंने अभी आपको समझाई कि एक एग्रीगेट सप्लाई इकोनॉमी की इनकम के बराबर होती है, उसका लॉजिक मैंने आपको दिया, रटना नहीं है। मेरे साथ पढ़ने का एक ही सबसे बड़ा एडवांटेज मैं पर्सनली मानता हूं, मेरे साथ आपको कोई भी टॉपिक रट्टा नहीं मारना है, लॉजिकली आपको बात समझनी पड़ेगी। जो हम बेचेंगे वही हमारी इनकम होगी, जो हमारी इनकम होगी वही हम बेच रहे हैं।
ऐसा मान के चला जाता है इकोनॉमिक्स में कि आप जो कुछ बनाते हो बेचने के लिए ही बनाते हो और हमेशा पूरा बेच देते हो, तो आपका जो वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन है वही इकोनॉमी की सप्लाई में काउंट किया जाता है। सो बी वेरी केयरफुल विद दैट। लॉजिक के साथ आपको याद रखना है। प्रोड्यूसर्स विल सप्लाई एट अ गिवन प्राइस, ये हम जानते हैं कि जो भी मार्केट प्राइस डिसाइड करता है, आप लोग ऑलरेडी माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिमांड और सप्लाई के पॉलिसीज को पढ़ चुके हो। तो डिमांड और सप्लाई को यूज करते हुए जो कुछ भी व्हाटएवर जो कुछ भी मार्केट हमको रेट देगा उस रेट पे प्रोड्यूसर्स हमेशा सप्लाई करते हैं। दे विश टू सप्लाई ऑल द प्रोड्यूस। अरे भैया, हम एज अ प्रोड्यूसर कोई चीज बनाई क्यों रहे, बेचने के लिए बना रहे हैं, तो हम हमेशा जो अवेलेबल है सब बेचने को तैयार होते हैं। कस्टमर अगर आएगा तो हम हमेशा सब कुछ बेचने को तैयार होते हैं। वाई, ऐसा क्यों, मैंने लॉजिक दिया है आपको। बिकॉज इकोनॉमी ऑलवेज हैव एक्सेस कैपेसिटी, क्योंकि इकोनॉमी के अंदर हमेशा डिमांड भी अवेलेबल होती है और एक्स्ट्रा प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज भी अवेलेबल होती है। सो इन बोथ द सिनेरियोज, इन बोथ द केसेस, हम जो कुछ अवेलेबल है मार्केट में इजीली बेच पाएंगे। आप इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझिए कि आपकी एक फॉर एग्जांपल आपकी कचौरी की शॉप है। हम तो कचौरी की से बात कर लेते हैं। आपकी एक कचौरी की शॉप है, आप जितनी कचौरी निकालोगे उतनी सेल हो जाएगी। एक दुकानदार यही सोच के कचौरी दिन भर निकालता है कि मैं निकालता जाऊंगा तो माल बिकता जाए, अगर मैं निकालूंगा ही नहीं तो बिकेगा भी नहीं। तो अल्टीमेटली अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो आपका सेल हो ही जाएगा, ऐसा अजम्पशन माना जाता है। ऐसा अजम्पशन किसने लिया है? ये मिस्टर केन्स का अजम्पशन है। केन्स बहुत फेमस ऑथर हैं, इकोनॉमिस्ट सबसे बड़े माने जाते हैं। उनका ये अजम्पशन है कि इकोनॉमी में हमेशा एक्सेस एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है, चाहे वो डिमांड हो चाहे वो सप्लाई हो। देखो, मैंने आपको उसको जनरल लैंग्वेज में भी लिख के बताया है। प्रोड्यूसर उतना ही प्रोड्यूस करते हैं जितना डिमांड है। डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ जाएगी और डिमांड गिरेगी तो सप्लाई भी गिर जाएगी। हम इसीलिए वो जो एक स्टॉक की पॉसिबिलिटीज दिमाग में होती है उसको एग्रीगेट सप्लाई कॉन्सेप्ट इग्नोर करके चलता है कि कभी भी कोई भी प्रोड्यूसर, क्योंकि हम कौन सी इनकम ले रहे हैं, हम प्लानिंग वाली ले रहे हैं, तो कोई भी प्रोड्यूसर कभी भी प्लानिंग करके स्टॉक नहीं करता। वो उतना ही बनाता है जितना वो बेच सकता है। क्लियर है? तो याद रखिएगा, कंक्लूजन सारी बात का क्या है कि इकोनॉमी में आप जो कुछ बनाते हो एज ए सप्लायर, वो सब कुछ सेल हो जाता है। जो सेल हो जाता है वही आपकी इनकम में कन्वर्ट हो जाता है और इसीलिए एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू इनकम होता है। इसका इम्पैक्ट क्या है? प्राइस डू नॉट हैव एनी इम्पैक्ट ऑन एग्रीगेट सप्लाई। ये अजम्पशन क्यों निकल के आया कि हम तो डिमांड के हिसाब से माल बेचते हैं, प्राइस से हमको कोई लेना देना नहीं है। इकोनॉमी ऑलवेज हैव एक्सेस कैपेसिटी। मैंने आपको अभी समझा ही दिया कि प्राइस से कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक मार्केट में किसी भी कीमत पे ग्राहक अवेलेबल है, सेलर प्रोडक्ट अवेलेबल करवाता रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी प्रोडक्ट का भाव डाउन चला गया तो वो उसे बनाना ही बंद कर देंगे, नहीं करेंगे। हो सकता है क्वालिटी कमजोर हो जाएगी, क्वांटिटी कम हो जाएगी, साइज छोटी हो जाएगी, बट प्रोडक्ट मार्केट में आएगा, प्रोडक्ट मार्केट में आने से नहीं रुकेगा। ऐसा क्यों? मैंने आपको लॉजिक दिया। अब लॉजिक के अलावा अगर आपको इकोनॉमिक्स में कई बार अजम्पशंस पे भी काम चलता है, तो अगर आपको अजम्पशन से इसको याद रखना है तो इट इज अज्यूम्ड बाय मिस्टर केन्स। केन्स ने भी अज्यूम करने के पीछे क्या लॉजिक दिया कि आपकी इकोनॉमी में जब तक अनएम्प्लॉयमेंट है तब तक आपके इकोनॉमी में प्रोडक्शन कैपेसिटी है। अरे भाई, जब मैं आपको नौकरी देके आपसे काम करवा सकता हूं और मैं नहीं दे रहा आपको नौकरी, इसका मतलब क्या है कि अभी मेरे पास आप इकोनॉमी के तौर पे सोचिए कि आप एज अ ह्यूमन रिसोर्स मेरे पास सरप्लस में रखे हुए हैं ना, जब जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको इस्तेमाल करके प्रोडक्शन करवा लूंगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो जब तक इकोनॉमी में एक्सेस कैपेसिटी है तब तक
इकोनॉमी उतना ही बनाती है जितना वो बेच सके। इसीलिए हमेशा जितना कुछ भी प्रोडक्शन होता है, प्लैंड प्रोडक्शन जो होता है, वो हमेशा सेलेबल माना जाता है कि आप जो कुछ बनाएंगे वो सब कुछ सेल हो जाएगा। इसीलिए आपकी एग्रीगेट सप्लाई आपकी इनकम के बराबर होगी, क्योंकि जो आप बेचोगे वही आप कमाओगे। आई थिंक नाउ दिस इज क्रिस्टल क्लियर दैट व्हाई एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू इनकम। देखिए, ज्यादातर लोग, मैं कह रहा हूं शहर के 90% से ज्यादा फैकल्टीज इस पॉइंट को बच्चे को सिर्फ रटाते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू वाई, बट वी आर नॉट गोइंग टू दैट। हम ऐसा नहीं करेंगे, हमको लॉजिक के साथ में याद रखना है। लॉजिक क्या है कि मैं उतना ही बनाता हूं जितना मैं बेच सकता हूं, मैं स्टॉक करने के लिए कभी भी नहीं बनाता हूं। और ये हम अजम्पशन पे भी मानते हैं, जो कि मिस्टर केन्स ने लिया है। उसके पीछे लॉजिक उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट का दिया है कि हमने लोगों को इसीलिए नौकरी पे सिर्फ नहीं रखा हुआ क्योंकि हमें नहीं लगता कि उनके किए हुए काम की अभी कोई डिमांड है। जब उनकी कैपेसिटी की हमें जरूरत पड़ेगी तो हम उन्हें भी जॉब पे रख लेंगे। तो याद रखिएगा, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू इनकम विद लॉजिक हमको याद रखना है। नाउ शेड्यूल मैंने एग्रीगेट सप्लाई का बनाया जहां y इज इक्वल्स टू AS है। जीरो इनकम पे सप्लाई भी जीरो, 20 पे सप्लाई भी 20, 40 पे सप्लाई भी 40, 60 पे 60, 80 पे 80, 100 पे 100 एंड 120 पे 120। ये रिलेशन है इनकम का और एग्रीगेट सप्लाई का। तो यार देखिए, एक सिमेट्री के साथ ये बढ़ते हैं। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे ही एग्रीगेट सप्लाई भी बढ़ती है। मतलब इनका जो रिलेशन है वो, आपने इलास्टिसिटी पढ़ा था ना, इज इक्वल्स टू 1। परफेक्टली इलास्टिक रिलेशन है इनका, यूनिट इलास्टिसिटी है इनके बीच में। इनका जो रिलेशन है वो बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि ये एक दूसरे के पैरेलल हमेशा बढ़ते हैं। इसीलिए एग्रीगेट सप्लाई कर्व 45 डिग्री पे हमेशा बनता है, क्योंकि ये इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। अगर आप इसको इसके साथ में बनाएंगे तो भी ये इस तरीके से बनता चला जाएगा। क्लियर है ना? अब हमने एग्रीगेट डिमांड समझ लिया, हमने एग्रीगेट सप्लाई समझ लिया, हमने एग्रीगेट सप्लाई के बिहेवियर को भी अभी 45 डिग्री पे प्लॉट करके समझ लिया। यूज क्या है? देखिए, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई की यूज को हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, लेकिन ये ध्यान रखना, एक पूरे नेक्स्ट चैप्टर में अपने को है, लेकिन मैं आपको यहाँ ब्रीफ आइडिया दे रहा हूं ताकि आपको इन दोनों का यूटिलिटी समझ में आए। ये एग्रीगेट डिमांड कर्व है और ये एग्रीगेट सप्लाई कर्व है। एग्रीगेट डिमांड कर्व एंड एग्रीगेट सप्लाई कर्व जहां एक दूसरे को काटेंगे, दैट इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ योर इकोनॉमी। मतलब आपकी इकोनॉमी ऐसा पॉइंट आपकी इकोनॉमी का जहां पे आपकी इनकम आपके एक्सपेंडिचर के बराबर हो जाए, वो लेवल इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ जीडीपी कहलाता है। यहाँ पे हम क्लोज्ड इकोनॉमी का डिस्कशन करेंगे तो जीडीपी आएगा, और अगर ओपन इकोनॉमी में डिस्कशन करेंगे तो ये जीएनपी आ जाएगा। ठीक है, अभी 12th लेवल के लिए हमको जीडीपी याद रखना है। तो आप इस बात को समझिएगा कि जहां भी एग्रीगेट डिमांड कर्व एग्रीगेट सप्लाई कर्व के साथ इंटरसेक्ट करता है, उस पर्टिकुलर पॉइंट नंबर ई पर आप अगर इसमें देख पा रहे हैं तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट नंबर ई के ऊपर जो है हमारा इक्विलिब्रियम जीडीपी आएगा, जहां पे हमारी पूरी इनकम और पूरा एक्सपेंडिचर एक दूसरे के बराबर आ रहा है। क्लियर है? ठीक है, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। पूरा एक चैप्टर है हमको शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम के नाम से, उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ let's move to the next particular area of this chapter. अब बात करते हैं हम कंजम्पशन फंक्शन की। तो देखो, कंजम्पशन और सेविंग का बेसिक फंडामेंटल मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, जब हम स्टार्टिंग कर रहे थे चैप्टर की, तो मैंने हल्का सा आपको आइडिया दिया था। उसी आइडिया को अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। देखो, कॉन्सेप्ट क्या है, पहले कंजम्पशन फंक्शन की बात करें अगर, तो एक बात अब हमको समझनी पड़ेगी कि इनकम जो आप कमाते हैं एज अ हाउस होल्ड, एज अ पार्टिसिपेंट ऑफ द इकोनॉमी, आप जो कुछ भी कमाते हैं उसको
या तो कंज्यूम कर लेते हैं या फिर सेविंग कर लेते हैं। आपकी इनकम आपके कंजम्पशन प्लस सेविंग का हिस्सा है, इसके अलावा तीसरा काम आप इनकम के साथ नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो ये हमको ध्यान में रखनी है, यहीं से कंजम्पशन फंक्शन का कंसेप्ट निकल के आएगा। रिलेशन की बात करें अगर अपन, तो अगर इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन बढ़ेगा, इनकम गिरेगी तो कंजम्पशन भी गिरेगा। वी आर वेरी वेल मैच्योर टू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर फैक्ट कि ऐसा नहीं है कि जिस प्रपोर्शन में इनकम बढ़ेगी उसी प्रपोर्शन में कंजम्पशन बढ़ेगा। मैंने एग्जाम्पल भी दिया था ग्रुप में, अगर आपकी इनकम बढ़ गई तो 4 रोटी खाने वाला 8 रोटी नहीं खाने लग जाएगा, ये आपको पता है, लेकिन उसका बाकी चीजों का कंजम्पशन इंक्रीज हो जाएगा, वो 4 की जगह 5 खाने लग सकता है। पहले आलू की सब्जी खाता था, पनीर की खाने लग सकता है। तो ये याद रखिएगा आप, इनकम के साथ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपका बढ़ता है। यहाँ हम क्वांटिटी की बात नहीं करते हैं पूरे चैप्टर में, हम सिर्फ वैल्यू की बात कर रहे हैं। तो अगर इनकम आपकी बढ़ रही है तो कंजम्पशन का एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, इनकम गिर रही है तो कंजम्पशन का एक्सपेंडिचर गिर जाएगा। और ये जो रिलेशन है इनकम और कंजम्पशन के बीच में, इसी को हम कंजम्पशन फंक्शन बोलते हैं। इतना ही सिंपल है, यही याद रखना है। इनकम और कंजम्पशन के बीच का जो रिलेशन है, ये डायरेक्ट रिलेशन ही क्या कहलाता है, हमारा कंजम्पशन फंक्शन कहलाता है। यूज्ड टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ हाउस होल्ड कंजम्पशन। देखो मैंने एग्जाम्पल भी जब स्टार्ट किया था तो ये नहीं बोला आपको कि प्रोड्यूसर खर्च करता है। हम हाउस होल्ड के कंजम्पशन को जब स्टडी करते हैं तो हाउस होल्ड का कंजम्पशन सी से डिनोट किया जाता है, और हम हाउस होल्ड के कंजम्पशन को ही कंजम्पशन फंक्शन के थ्रू समझते हैं। क्लियर है? अब अगली बात हम करते हैं, देयर इज ऑलवेज अ मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन इवन व्हेन इनकम इज जीरो। हम लास्ट लेक्चर में भी इसको डिस्कस कर चुके हैं। हम ऐसा लेवल ऑफ इनकम जहां पे हम कुछ नहीं कमा रहे, बट फिर भी हम रोटी कपड़ा और मकान की जो बेसिक नीड है वो तो पूरी करते ही हैं। या तो हम हमारी सेविंग्स को यूज करते हैं या हम बाजार से पैसा उधार लेते हैं, दोनों में से किसी भी तरीके से करते हैं, बट इस काम को हम करते तो हैं। सो दैट इज कॉल्ड व्हाट, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। बिना इनकम के भी जो कंजम्पशन की कॉस्ट आपको आती है उसको हम ऑटोनॉमस कंजम्पशन या मिनिमम कंजम्पशन के नाम से जानते हैं। यही वो लेवल है जहां पे नेगेटिव सेविंग होती है, हम इस बात को पहले भी कर चुके हैं। इनकम और कंजम्पशन का जो रिलेशन है वो डायरेक्ट है, ये बात भी हमने कर ली है। मतलब रेट ऑफ, मैंने जो आपको भी बताया था ना कि 4 रोटी खाने, इनकम बढ़ने पे 4 वाला 8 रोटी नहीं खाने लग जाएगा, ये वो पॉइंट है। और मैंने बॉक्स में बंद किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रेट ऑफ इंक्रीज इन इनकम इज नॉट इक्वल टू, ये नॉट इक्वल टू का साइन है, रेट ऑफ इंक्रीज इन इनकम इज नॉट इक्वल टू रेट ऑफ इंक्रीज इन कंजम्पशन। कहने का मतलब ये है कि इनकम आपकी जिस प्रपोर्शन में बढ़ती है, कंजम्पशन पे होने वाला खर्चा आपका उस प्रपोर्शन में नहीं बढ़ता। क्यों नहीं बढ़ता? क्योंकि एवरीथिंग यू अर्न इज नॉट कंज्यूम्ड, समथिंग इज सेव्ड ऑल्सो, कुछ हम बचाते भी हैं। तो अगर हम कंक्लूड करें इस कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन को तो ये इस तरीके से आपको दिखेगा। देखिए मैंने शेड्यूल बनाया है, इनकम 0, 50, 100, 150, ये आप याद रखिएगा। आप पूरे चैप्टर में ये एग्जाम्पल चलेगा, इसके थ्रू आपको रिमेनिंग पार्ट पूरा समझ में आ जाएगा बिना कोई प्रॉब्लम। सो इनकम हमारी क्या है, 0, 50, 100, 150। कंजम्पशन किस तरीके से बढ़ रहा है, 0 थी तब भी 20 था, ऑटोनॉमस कंजम्पशन बोलते हैं हम इसको, नेगेटिव सेविंग का स्टेटस है ये। 50 आपकी इनकम हुई लेकिन कंजम्पशन अभी भी आपका कितना हो गया, 60 हो गया, तो अभी तक भी नेगेटिव सेविंग है। यहाँ पे y इज लेस देन कंजम्पशन, अभी तक इनकम आपकी कंजम्पशन से कम है। ठीक है, देन 100 हो गया तो 100, अब y इज इक्वल्स टू कंजम्पशन हो गया, 0 सेविंग का स्टेटस आ गया है, यहाँ पे कोई बचत इकोनॉमी में नहीं हो रही। नाउ 150 आपकी इनकम है और 140 आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। नाउ एक हाउस होल्ड की इनकम उसके कंजम्पशन एक्सपेंडिचर से ज्यादा है, अब उसकी सेविंग होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जो कंजम्पशन फंक्शन का हमने शेड्यूल और इंटरप्रिटेशन देखा, इसको अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा, देखिए मैं ऊपर नहीं जा रहा हूं, मैं पहले इधर साइड में आ रहा हूं, मैं जो अगर इसका ग्राफ बनाऊंगा तो कैसा बनेगा,
पॉजिटिवली स्लोप, ये सी लाइन है, कंजम्पशन फंक्शन आप इसको बोल दो, आप इसको सी लाइन बोल दो, हम इसको एमपीसी भी बोलते हैं, अभी मैं समझाऊंगा आपको, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में आपको भी बताऊंगा। आप इसको सी लाइन बोल सकते हो। सी लाइन का मतलब क्या हुआ, हमने कंजम्पशन पैटर्न को ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर दिया। 20 से स्टार्ट हुआ है, 0 से स्टार्ट नहीं हुआ। हमको पता है कुछ ना कुछ तो हमेशा कंजम्पशन पे खर्चा होता है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कभी भी जीरो एक्सिस से स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो हम हमेशा कंज्यूम करते ही रहेंगे। क्लियर है ना? ये जो सी फंक्शन, सी लाइन हमने प्लॉट की है, इसको हम अभी वापस डिस्कस करेंगे। एक बार पहले एक और डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन हम देख लेते हैं, जो कि इनकम और कंजम्पशन फंक्शन के बीच का रिलेशन है। हमने सी लाइन को तो ड्रॉ कर ही लिया था, इसको मैं वापस उठा के ऊपर लेके आ रहा हूं। ठीक है, ये मैंने सी लाइन को वापस से ड्रॉ कर दिया और इनकम को मैंने प्लॉट कर दिया 45 डिग्री पे। अब कंजम्पशन फंक्शन जहां इनकम को काट रहा है, देखो 100 100 दैट 100 और इधर भी 100, 50 और 160। तो जहां 50 और 160 है, 100 तक कंजम्पशन फंक्शन, देख रहे हो आप, ये ऊपर है। 100 तक कंजम्पशन लाइन, सी लाइन जो है वो इनकम लाइन के ऊपर है, और आफ्टर द इक्विलिब्रियम सी लाइन जो है वो इनकम लाइन से नीचे है। ठीक है, तो यही इंटरप्रिटेशन है कंजम्पशन फंक्शन और इनकम के रिलेशन का। क्या इंटरप्रिटेशन है? व्हेन y इज इक्वल्स टू 0, इनकम जब 0 है, स्टिल c इज इक्वल्स टू 20, दैट इज ऑटोनॉमस कंजम्पशन है। y इज लेस देन c, हमको पता है ई पॉइंट आने तक, इक्विलिब्रियम पॉइंट आने तक ये हमेशा नीचे रहेगा। हमने यही एग्रीगेट डिमांड में भी समझा है, ये बिल्कुल सेम कर्व है, बस वहां पे एग्रीगेट डिमांड कर्व था पूरा, यहाँ पे सिर्फ सी कर्व है। याद रखिएगा, एग्रीगेट डिमांड कर्व थोड़ा सा और फ्लैट बनेगा, एग्रीगेट डिमांड कर्व इससे और थोड़ा सा फ्लैट बनेगा, तो ये ध्यान रखिएगा, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन अभी आप क्या समझिए, एग्रीगेट डिमांड के टाइम पे जो चीज हमने समझी थी वो भी बिल्कुल यही चीज थी, जहां पे ई पॉइंट आने तक जो एक्सपेंडिचर कर्व है वो इनकम कर्व के ऊपर है, यहाँ पे कंजम्पशन कर्व जो है वो इनकम कर्व के ऊपर है, और ई पॉइंट के बाद में कंजम्पशन कर्व इनकम कर्व के नीचे आ गया। नीचे आ गया तो सेविंग है, जब तक ऊपर रहेगा नेगेटिव सेविंग है, ई पॉइंट पर जीरो सेविंग है। सो दैट इज नेगेटिव सेविंग, पॉजिटिव सेविंग और जीरो सेविंग। क्लियर है? नाउ इधर आने के पहले देखिए, आप इधर एरो लगा हुआ है, मैं आपको यहां से सीधा ऊपर ले गया था, वापस इधर लाता हूं। तो हमने सी लाइन को प्लॉट कर लिया। अब सी लाइन को अगर आप गौर से देखें तो आपको पता लगेगा कि इस y एक्सिस पे हमने कंजम्पशन लिया है और x एक्सिस पे हमने इनकम लिया है। ठीक है, इनकम में होने वाला चेंज, 50 रुपए का चेंज हुआ इनकम में, 100 से 150 गया। कंजम्पशन में कितना चेंज लाया है? सिर्फ 40 का। तो ये जो एडिशनल इनकम का एडिशनल कंजम्पशन पे जो इम्पैक्ट है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपकी एडिशनल इनकम का आपके एडिशनल कंजम्पशन पे जो इम्पैक्ट है, उसी को हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, MPC बोला जाता है उसको। और इसका फॉर्मूला क्या है, इनका रिलेशन स्टैब्लिश करने के लिए? डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y, डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y, ये MPC कह दिया आप इसको। आप इसको सी लाइन बोल सकते हैं, आप इसको कंजम्पशन फंक्शन बोल सकते हैं। कहने का मतलब ये है, अगर आप एक एक्स्ट्रा रुपया कमाते हो, 1 एक्स्ट्रा रुपी आपकी अगर इनकम है, उसमें से कितना आप खर्च कर देते हो, इन दोनों बातों का रिलेशन ही मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहलाता है। जैसे इसी एग्जाम्पल को अगर हम देखें तो डेल्टा सी कंजम्पशन में चेंज कितना हुआ? 100 से 140, तो डेल्टा सी कितना हो गया?
40, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, तो 40 और डेल्टा बाई कितना हो गया 50, तो हमारा एमपीसी कितना आया 0.8 हमारा एमपीसी आया है। मतलब हम 1 रुपए में से 80 पैसा खर्च कर देते हैं ना। इसका इम्पैक्ट हम देखते हैं क्या है, देखिए आप, इसका इम्पैक्ट हम ऊपर वाले डिस्कशन में भी देखेंगे ना। इसका इम्पैक्ट देखने के लिए हमको कंजम्पशन फंक्शन को एल्जेब्रिक फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। तो कंजम्पशन फंक्शन को एल्जेब्रिक फॉर्मेट में कैसे लिखा जाएगा, सी बार प्लस फंक्शन ऑफ वाई या बी ऑफ वाई हम इसको बोल सकते हैं। सी बार का मतलब होता है मिनिमम कंजम्पशन, जिसको हम ऑटोनॉमस भी बोल रहे हैं। तो सी बार हमेशा फिक्स होगा, सी बार होगा ही होगा, इनकम हो चाहे ना हो तो भी सी बार का होना ही है। बी मतलब रेट या फंक्शन, या हम इसको एमपीसी भी बोल सकते हैं। तो याद रखिएगा बी इज द साइन ऑफ एमपीसी, बी एमपीसी का साइन है जब हम कंजम्पशन फंक्शन को एल्जेब्रिकली लिख रहे हैं। तो बी इज इक्वल्स टू रेट या फिर फंक्शन या फिर डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, या फिर हम उसको एमपीसी भी बोल सकते हैं। वाई इनकम होती है हम जानते हैं। अब जो गिवन एग्जांपल है, जो इधर हमने सारा कुछ डेटा अभी तक देखा है, सी बार हमारा कितना है 20, देखिए आप यहाँ दिया हुआ है जीरो इनकम पे भी 20 हमारा कंजम्पशन था ही था, तो 20 हमारा सी बार है। एमपीसी हमारा डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई 0.8 है, अभी अभी हमने निकाला, ठीक है। नाउ कंजम्पशन इज इक्वल्स टू सी बार प्लस बी ऑफ वाई। अब मैं 3 अलग अलग इनकम लेवल लेके आपको दिखा रहा हूँ। 100 रुपीज अगर इनकम है, वैल्यू हमने पुट की 20 प्लस 0.8 इंटू 100, तो 100 इनकम पे कंजम्पशन भी कितना है 100, ये हमारा पॉइंट रहा 100 वाला, आपको पता है ऑलरेडी, ठीक है। इसके बाद अगर मान लीजिए इनकम 50 होती है, तो 20 प्लस 0.8 मल्टीप्लाई बाय 50, हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहे हैं सिंपल। बी ऑफ आई मतलब एमपीसी को हम इनकम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 60, तो जब हमारी इनकम 50 है तो ये वो पॉइंट रहा, ठीक है। जब हमारी इनकम 50 है तो हमारा कंजम्पशन 60 है, अभी तक भी नेगेटिव है। फिर अगर 150 इनकम है तो हमारा कंजम्पशन 140 हो जाएगा, ये हमारा वो पॉइंट रहा, ठीक है। तो मैंने आपको एल्जेब्रिक कर प्लॉटेशन इंटरप्रिटेशन सारा कुछ किसके बारे में बता दिया, कंजम्पशन फंक्शन के बारे में मैंने आपको सब कुछ अब बता दिया। तो कंजम्पशन फंक्शन को आप बड़ा ध्यान से करिए, सप्लाई कर्व को आप बहुत अच्छे से समझिए। अभी के लिए इस लेक्चर के लिए इतना काफी है, बाकी हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। एक छोटी सी बात रह गई डिस्कशन में, जैसे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है, वैसे ही एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी होता है। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, कंजम्पशन अपॉन इनकम, टोटल कंजम्पशन अपॉन टोटल इनकम, सी अपॉन वाई। इसका इंटरप्रिटेशन भी आप समझ लो। जैसे एमपीसी हमको बताता है कि एक एक्स्ट्रा रुपये में से आप कितना खर्च कर देते हो, ये हमको एमपीसी बताता है। एपीसी हमको बताता है कि टोटल इनकम में से आप टोटल कितना खर्च कर देते हो। तो याद रखिएगा, ये हमको एवरेज में आंसर देता है और एमपीसी हमें मार्जिनलाइजेशन में आंसर देता है। तो एपीसी और एमपीसी, इसके अलावा एल्जेब्रिक, डायग्रामेटिक कॉन्सेप्ट, इसी तरह सप्लाई कर्व, इन सारी बातों को आज आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा। कोई डाउट हो ग्रुप पे पूछिएगा। बहुत अच्छे से ये चैप्टर करिए, लॉजिकली प्लीज करिए, क्योंकि अगर आप इसे लॉजिकली नहीं करेंगे तो आपको आपके करियर में बहुत प्रॉब्लम आएगी, अगर आप इकोनॉमिक्स में अपना फ्यूचर देखते हैं तो। क्योंकि ये चैप्टर्स मैंने देखा है, इसको इसी तरीके से रटा दिया जाता है बच्चों को। रटना नहीं है, हर चीज को लॉजिकली समझना है। कहीं भी कोई भी छोटा सा भी डाउट हो, सिली डाउट हो, आप मेरे से पूछिए। तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट जो है हम बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसका भी कुछ बचा हुआ पोर्शन है, नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू।